नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान का मंत्री बनने के बाद, यानी कि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद रविवार को पहली दफा भोपाल आना हुआ। हालांकि रविवार को मध्य प्रदेश से जो बाकी सांसद केंद्र में मंत्री बने हैं, उनका भी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में स्वागत होना था, लेकिन ऐन वक्त पर वो स्वागत कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया क्योंकि पूर्व प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सत्यनारायण जेठिया की धर्मपत्नी का उस दिन स्वर्गवास हो गया था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का जो भोपाल में रोड शो तय हुआ था, वो यथावत रखा गया और भोपाल में उस दिन उनका रोड शो भी हुआ। शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस में आए और ट्रेन की भी खूब वाहवाही हुई, तारीफें उन्होंने की। हालांकि ये बात अलग है कि अगले ही दिन जो है पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ी रेल दुर्घटना हो गई। शिवराज सिंह चौहान ने अपना एक फोटो भी रिलीज किया ट्रेन से, अखबार पढ़ते हुए। ट्रेन में इंटरव्यूज भी हुए, बहुत सारी बातें हुई और उसके बाद जो है इंस्टाग्राम पर उनका एक वीडियो रिलीज हुआ जिसमें वो अपने बिल्ले से बात कर रहे हैं और उसके जो उनका स्वागत करने का अंदाज है उसका बखान कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान कुछ भी करते हैं तो वो सुर्खियों में आ ही जाता है और इसके बाद उन्होंने जो है एक वीडियो रिलीज किया जिसमें बहुत भावुक हुए वो, और उन्होंने कहा कि उनका बुधनी के साथ बहुत गहरा नाता था। बुधनी से ही उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी, वहीं पर उन्होंने प्रदर्शन किए थे और वहां से वो 6 बार जो है विधायक रहे और अब जो है उन्होंने विधायकी छोड़ दी है क्योंकि वो सांसद बन गए हैं और केंद्र में मंत्री हो गए हैं। तो लगातार सुर्खियों में बने रहने के पीछे क्या कारण है? शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के लॉन्गेस्ट सर्विंग मुख्यमंत्री, तो वो रिकॉर्ड तो उनके नाम है ही है, अब केंद्र में मंत्री भी हैं। तो इतना सब कुछ करने के पीछे क्या वजह है? आखिर शिवराज सिंह चौहान क्या पाना चाहते हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट विनय द्विवेदी साहब। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं करना चाहूंगा दिल्ली से। दिल्ली में शपथ लेने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या एक कुछ अलग हटके आपको लगा? क्योंकि ऐसा एक धारणा बन गई थी पिछले 10 सालों में मोदी जी के पहले और दूसरे कार्यकाल में कि ए से लेकर जेड तक सभी मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे, किसी मंत्री का कोई वजूद नहीं था, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे। लेकिन यहां पर शिवराज सिंह चौहान ने जैसे ही शपथ ली वैसे ही दिल्ली में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो कुछ बदला है क्या 2014-19 के बाद 2023-24 में? बदला ना, मोदी जी का अंक गणित बदल गया और मोदी जी का अंक गणित जब बदला है तो आप देखिए कि बीजेपी की राजनीति भी बदली है और इसीलिए दिल्ली का जो पावर सेंटर है इस देश का, वहां के भी अंक गणित जो है बदले हुए दिख रहे हैं। इसीलिए अब देखिए, मंत्री शपथ लेते हैं और उसके बाद वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हमारे शिवराज जी और देश भर में वो नेशनल मीडिया पे खबर बनती है और बाकी मंत्री अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उतनी खबर भी नहीं बनती। तो एक तो पार्ट तो ये है कि अब मंत्री जो है आइडेंटिफाइड होंगे कि वो किस विभाग के मंत्री हैं, जो 10 साल में लोगों को पता नहीं था। इसके बाद चूंकि शिवराज हैं वो और देश की राजनीति में मोदी के पैरेलल जो शख्सियत होती थी बीजेपी में, उसमें वो गिने जाते थे और अभी भी हैं। तो उसको एक दूसरे नजरिए से भी मैं देखता हूं कि इसका मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया था, अंक गणित गड़बड़ाया मोदी जी का उसके बाद से, तो चूंकि शिवराज जी की छवि जो है कभी भी हम सब लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं नजदीक से, कट्टर नेता की नहीं रही। वो सदैव जो है मुस्लिम्स के साथ भी उनके आयोजनों में भी टोपी लगा लेते थे, जाते वो थे। पुरानी बात थी विनय। लेकिन मैं वहीं पे आ रहा हूं, चूंकि उनकी ऐसी शख्सियत रही है, तो चूंकि मोदी जी को जो है एक हिंदू कट्टर नेता के रूप में जाना जाता है, तो आप जो है उसको इस नजरिए से देखिए कि अटल और अडवाणी के समय एक जोड़ी हुआ करती थी, एक कट्टर और एक उदार। अभी आप जो है शिवराज को दिल्ली में इसी रूप में एक उदारवादी नेता के रूप में देखेंगे और उसका जो है उनका जो
ऑरा है या आभा मंडल है वो बनाने के लिए ये सारी प्रक्रिया जो है। अच्छा विनय, इसको ये बात कितनी सही या गलत होगी ये कहना कि शिवराज मतलब समय के अनुसार जो जिस तरह की आवश्यकता होती है उस हिसाब से अपनी छवि बनाने की कोशिश करते हैं और बनाने में कामयाब हो जाते हैं। जब उदारवादी नेता की छवि बनानी थी, जब प्रधानमंत्री बाद में बने नरेंद्र मोदी, जब नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री के लिए चल रहा था, उस समय उनका ऑल्टरनेटिव के तौर पे होना था, तो वो एक उदारवादी नेता थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो प्रधानमंत्री को वो भगवान का अवतार कहने से भी पीछे नहीं हटे, बार बार कहते थे कि वो तो भगवान का अवतार है, भगवान की देन है मानवता के लिए। और उसके बाद जब अपनी छवि में परिवर्तन लाना था तो खुद बुलडोजर बाबा भी बन गए, बुलडोजर मामा भी बन गए, और अब फिर से जो है एक उदारवादी या उस तरह की छवि अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सब कुछ जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित है और इसके पीछे कहीं ना कहीं उनका कोई एम्बिशन छिपा हुआ है? देखिए, मैं ये बुरा नहीं मानता हूँ, अगर एम्बिशन है तो नेता है, राजनीतिज्ञ होना चाहिए, प्रधानमंत्री बनने का सपना उनको देखना। क्या उनका सपना है? ये हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन हो तो कोई बुरी बात मैं उसको होना चाहिए नहीं मानता हूँ, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन देखिए मैं नहीं, ये जो अभी जो मीडिया में जो जिस तरीके से छाए हुए हैं, इससे क्या लग रहा है कि क्या उद्देश्य है? क्या अभी मध्य प्रदेश के तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, यहाँ तो लॉन्गेस्ट सर्विंग मुख्यमंत्री का खिताब उनके पास है, तो अब वो ये सब जो कर रहे हैं इसके पीछे क्या रणनीति दिख रही है, उद्देश्य क्या है? देखिए, वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि कर पा रहे नहीं, क्यों कर रहे हैं? हाँ, उस पर भी आऊंगा, लेकिन कर पा रहे हैं वो मैं पहले सवाल में बता चुका हूँ। कर इसलिए रहे, देखिए उनका जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो उनकी शख्सियत है, अब चूंकि जो है वो कृषि और ग्रामीण रोजगार विभाग के मंत्री हैं, और कृषि मंत्रालय चूंकि जो है मोदी जी के आने के बाद से ही सुर्खियों में रहा है, और उसके बाद जो है 19 के बाद से बड़े आंदोलन जो है किसानों ने किए हैं, उससे मोदी को चुनाव में भी नुकसान हुआ, उनकी छवि पे भी प्रभाव पड़ा। अब चूंकि उनको वो मंत्रालय मिला है, तो इसलिए ये सब करने के पीछे वो अपना वेटेज जो है वो बताना चाह रहे हैं देश को भी और दिल्ली को भी। इसके जरिए होगा क्या कि इस वेटेज के जरिए जब किसानों के मामले में कोई नई समस्याएं पैदा होंगी, तो ये जो अभी शिवराज जी जो कर रहे हैं, जो नरेंद्र सिंह तोमर जी नहीं कर पाए थे जी, तो इस सब का फायदा उन्हें मिलेगा। वो चूंकि मैं उनको संपूर्ण नेता मानता हूं, इसीलिए कभी बुलडोजर होता है तो कभी उनके अलग छवि होती है, तो वो एक संपूर्ण नेता में जो चीजें होनी चाहिए वो शिवराज जी में है, और इसीलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर दिल्ली तक का मीडिया, ट्रेन के अंदर, शताब्दी के अंदर इंटरव्यू किया जाना, ये सब चीजें जो वेल प्लान है। ऐसा नहीं है कि शताब्दी में कोई पत्रकार चला गया, तो ये वेल प्लान, वो पत्रकारों को साथ लेके चल रहे हैं। वो वेल प्लान इसलिए है क्योंकि शिवराज जो है ये जानते हैं कि ये सब उनका वजन बढ़ाएगा। अच्छा, वजन बढ़ाएगा, लेकिन एन वक्त पर वजन बढ़ाएगा, लेकिन कितना वजन बढ़ाने दिया जाएगा, कितना वजन बढ़ने दिया जाएगा, ये भी एक सवाल है। क्योंकि नरेंद्र मोदी का भी एक अपना स्टाइल है फंक्शनिंग का। अभी अंक गणित से भले ही वो कमजोर हुए हों, 240 के आसपास भारतीय जनता पार्टी आ गई है, लेकिन क्या ये भूला जा सकता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बना रहे थे, कोalition सरकार चला रहे थे, तो उनके पास मात्र 183 थे, इनके पास तो 240। और ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी में अपने आप को बदलने की क्षमता नहीं है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि आदमी के जो काम करने के जो तौर तरीके होते हैं वो आदत हो जाती है, तो आदतें बदलना आसान नहीं होता। उसमें रद्दो बदल तो किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से बदली नहीं जा सकती। नरेंद्र मोदी जी को जब से चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात बने, वो शपथ ली, उसके बाद से पूरी फंक्शनिंग आप देख लीजिए, पैरेलल लीडरशिप जो है गुजरात में बिल्कुल नहीं खड़ी हो पाई। उसके बाद जो हिंदुस्तान में जब 10 साल से प्रधानमंत्री, कोई पैरेलल लीडरशिप नहीं। अब क्या कारण है, आपको लगता है कि पैरेलल लीडरशिप खत्म खड़ी हो जाएगी? अब जो है, अब पूरा सारी चीजें अगर देखोगे कि जिस दम पे वो ये सब कुछ कर रहे थे, उसमें आरएसएस पूरी तरह उनके साथ थी, इसलिए क्योंकि वो हिंदू फेस थे, आरएसएस के एजेंडा लागू कर रहे थे। अभी स्थितियां अलग हैं। अभी ये है कि आरएसएस ने ही उनको बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई हैं कि ये हुआ, ये नहीं हुआ। तो अब पावर सेंटर जब चलता है तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी बीजेपी को बिना आरएसएस के हम देख नहीं सकते। तो जब आरएसएस का ये भूमिका आ गई है, तो शिवराज जी को ये दम मिली, दूसरे मंत्रियों की ये दम मिली कि वो जो है अपनी आइडेंटिटी भी बता सकें कि वो भी मंत्री हैं, उनके पास भी महत्वपूर्ण विभाग है और वो भी जो है कुछ काम करना चाहते हैं। देखो विनय, मैं आपसे फिर इसी में मध्य प्रदेश के ऊपर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले लास्ट सवाल इसी पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि
अभी तक तो क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा पिछले 10 साल से आगे था, तो सक्सेस होता था तो मोदी जी का होता था, अगर फेलियर होता था तो भी मोदी जी का होता था। जैसे किसान आंदोलन हुआ, उस समय वो नरेंद्र सिंह तोमर का फेलियर नहीं माना गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेलियर माना गया। लेकिन अब चूंकि इंडिपेंडेंस असर्ट कर रहे हैं मंत्री, तो सक्सेस होगी तो उनकी होगी, फेलियर होगा तो उनका होगा। तो कृषि जैसे विभाग में जिसका व्यापक पूरे देश भर में असर है और इम्पैक्ट है, और हर राज्य में किसान है, हर जगह किसान है, और किसानों की समस्याएं ओवरनाइट सॉल्व होते हुए भी दिख नहीं रही हैं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान अगर फेलियर सामने आता है तो क्या उसको शिवराज के ही गले में वो हार पहनाया जाएगा? हाँ, ये स्वाभाविक है। देखिए, इसलिए क्योंकि शिवराज जी जो है इस मामले में सहृद भी है। मैं आपको बताऊं, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैंने बहुत आलोचनाएं की हैं उनकी। अभी तो चलो आप तारीफ ही कर रहे हैं। हाँ, अभी मैं चूंकि परिस्थितियां ऐसी हैं कि अभी शादी हुई है, अभी हनीमून पीरियड चल रहा है, इसलिए तो देखिए वो जो है स्वीकार भी करेंगे अपनी। और यहाँ मध्य प्रदेश में कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिसमें उन्होंने जनता के बीच जाके, जहां उनकी सुरक्षा तक को खतरा था, वहां उन्होंने जाके लोगों के बीच बात की और स्थितियों को कंट्रोल किया। प्रशासन फेल हो गया था, पेटलावत जैसी घटनाएं, तो उनको दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि जो मोदी राज में जिस तरीके से काम किया गया 10 साल, अब जो है उसी निजाम में आपको काम करना है। लेकिन आप जो है पहले जैसा काम नहीं कर रहे हैं, आप कुछ हटके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है कितनी देर तक चलेगा, कब तक चलेगा, ये मैं देखूंगा। मोहन यादव के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं थे चुनाव से पहले 2023 में। शिवराज सिंह चौहान भले ही डिक्लेयर्ड कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन क्रेडिट जो है शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना को दिया जाता है। अभी जब शताब्दी से वो दिल्ली से भोपाल आ रहे थे, तो रास्ते में जो इंटरव्यूज दिए गए उसमें जो खबर बनी वो लाडली लखपति की बनी कि शिवराज सिंह चौहान अपनी कमिटमेंट को दोहरा रहे थे कि मोदी जी ने लखपति बहना बनाने का संकल्प लिया, उसको वो पूरा करेंगे। किसान की बात तो है ही है, उसकी भी वो पूरा करेंगे। मोहन यादव यहाँ के डिक्लेयर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं थे, बन गए। उसके बाद 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीती है। क्या शिवराज सिंह चौहान का एस्पिरेशन मध्य प्रदेश में अभी भी टिका हुआ हो सकता है? क्या आंख अभी भी भोपाल पर है? नहीं, मैं नहीं मानता हूं। इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी में भी बहुत सारी गुटबाजी और वो सब कुछ है। उसके बाद भी संगठन इतना ताकतवर है अभी भी कि जो है कोई नेता जो है वो इस तरह की कोशिश करे, ये इतना आसान है नहीं। इसलिए मोहन यादव जी को मैं कोई चुनौती नहीं मानता हूं, और न ही शिवराज जी चुनौती बनने वाले हैं। देखिए, शिवराज जी ने जो है बहुत मेहनत की है, उस सबको बनाया है। और याद कीजिए 1.25 साल का जब वो विपक्ष में थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी का कोई इकलौता नेता था जो मैदान में जो है कमलनाथ सरकार के खिलाफ डटा हुआ था, वो थे शिवराज सिंह चौहान जी। तो वो शिवराज जी जो है ऐसा नहीं है कि वो जो है इधर उधर बहुत सारी, वो बहुत टारगेटेड पॉलिटिक्स करते हैं। और अभी चूंकि उनको जो काम करने का मौका मिला है, न भूलिए कि वो राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा औरा इसके जरिए बना सकते हैं जिसका आगे उन्हें फायदा मिल सकता है। आप शिवराज सिंह चौहान के बारे में बता रहे हैं विनय, लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि उनके पास एक बैगेज भी है? व्यापम, नरसिंह घोटाला, एक के बाद एक मध्य प्रदेश में स्कैम्स हुए हैं, हाँ, उसका बैगेज भी है। बिल्कुल है। और हम तो ये कह रहे हैं कि डंपर कांड से है जी। सिर्फ व्यापम क्यों, डंपर से शुरू। हाँ, वही मैं कह रहा हूं, गिना है नहीं। तो शिवराज जी के पीठ पे बहुत सारे घोटालों का, कथित रूप के घोटालों का, बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामलों का बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि उन पे बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं। ये मुद्दे की बात यह है कि वो इन सब चीजों से खुद को जो है बहुत सलीके से बहुत निकाल कर और ताकतवर बने। अदरवाइज आप सोचिए कि जब ये कहा जा रहा था कि 23 में कांग्रेस बीजेपी बहुत नजदीकी मामला है मध्य प्रदेश चुनाव में, वहां जो है वो व्यक्ति जो है वो कॉन्फिडेंट था जीतने के लिए और अच्छी जीत के लिए, और उसका रिजल्ट आया ना। तो इसलिए जो है शिवराज जो है संपूर्णता में आप देखिए बहुत सारे आरोपों से घिरे हैं वो, नो डाउट। अभी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं उसमें, ये सारी चीजें। लेकिन इसके बाद भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि फाइनली वो जो है चुनाव जितवा के ही जो है दिल्ली गए हैं।
शिवराज सिंह चौहान चुनाव जितवाकर ही दिल्ली गए हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो उनका जो जिस तरीके से वो मीडिया में छाए हुए हैं, लाइमलाइट चारों तरफ से उन्हीं की तरफ है, उससे एक बात जो साफ हुई है वो ये कि वो एक अपना सेपरेट ऑरा बनाना चाहते हैं और अटल अडवाणी के युग की तरह अभी फिलहाल अपनी रेलेवेंस दिल्ली में बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वो शायद ये सुर्खियों में आने का प्रयास भी लगातार कर रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शिवराज सिंह चौहान के साथ जो उनके मध्य प्रदेश शासनकाल का बैगेज है, जैसे बहुत सारे स्कैम्स हैं जो मध्य प्रदेश में उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उसका भी बोझ उनको उठाना पड़ सकता है। एमपी राउंडअप पे आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।